हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। कल हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 डेज के अंदर हम लोग अपनी फाइनेंशियल वाले बुक, यानी जिसको आप वॉल्यूम नंबर 3 बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स एनालिसिस, ये वाली पूरी की पूरी बुक 20 दिन के अंदर कंसिस्टेंटली मेहनत करके खत्म करेंगे। और मुझे आप सबका साथ इसके अंदर चाहिए। आज इसकी पहली क्लास है। आज मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा और मैं एक बेस डेवलप करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आज पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि वाइवा में आप आंसर दे सकते हो, प्री बोर्ड जो है उसमें आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, और बोर्ड एग्जामिनेशन में साथ में सीयूईटी में भी, तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से ये 20 के 20 दिन लगभग डेली 1 घंटा घर पे पढ़ना है। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की वीडियो यहाँ पर होगी और आपके 20 में से 20 नंबर मैं दिलाऊंगा, मेरी गारंटी, अगर आपने क्लास इस पूरे 20 डेज प्लस को योद्धा बैच में फॉलो किया देन राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो पहला चैप्टर है आपकी फाइनेंशियल वाली बुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, राइट, पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं। नाम से पता पड़ रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करो, चाहे वो सोल प्रोपराइटरशिप है, अकेले बिजनेस चला रहा है, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म है, 10-15 लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, या फिर वो एक प्राइवेट कंपनी है, या फिर क्लास एक पब्लिक कंपनी है, इन सारी की सारी कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या कह सकते हो सारी की सारी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे क्लास डिटेल्स जिनसे क्लास कंपनी के बारे में क्लास आपको सारी की सारी बातें पता चल जाती हैं। कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितने एक्सपेंस हुए, कितनी लायबिलिटी है, कितनी इनकम हुई, सारी डिटेल फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन क्लास कंपनी फर्निश कर देती है, आपको बता देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या है क्लास? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समरी, ये समरी है ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, कंपनी में, फर्म में जो भी कुछ हुआ उस सबकी फाइनेंशियल समरी है। इसके अंदर क्या क्या आता है? पहली चीज है क्लास बैलेंस शीट। अब सबको पता है बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक तरफ एसेट, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है। सेकंड इज क्लास इनकम स्टेटमेंट। जो सबसे पहला है क्लास बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्लास एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है। तो किसी भी कंपनी में ये तीनों के तीनों को मिलाकर क्लास क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला है बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है क्लास वो आती है नोट्स में। अब बैलेंस शीट आपने कई बार देखा होगा, एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटी, दोनों चीजें रहती हैं। अब कौन सी एसेट के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, उसके लिए नीचे हम लोग क्लास नोट्स बनाते हैं, और नोट्स टू अकाउंट में क्लास उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यानी कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होते हैं ना, उनकी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमें लगता है कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिल्डिंग है, कब खरीदी बिल्डिंग, किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास हम किस में लिख देते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो आप सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि ये 4 आइटम, सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। देखो, P&L अकाउंट बोलते हैं पार्टनरशिप में, जब आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा ना, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। लेकिन यही P&L क्लास जब कंपनी के केस में आता है, चाहे वो, देखो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी की, हम किसी फर्म की बात नहीं कर रहे। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं तो ये क्लास अकाउंट की जगह क्या बन जाता है? स्टेटमेंट। यानी कंपनी बनाती है P&L स्टेटमेंट, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और फर्म बनाती है P&L अकाउंट। और आप सबको क्लास 11th में जरूर बताया होगा अकाउंट्स की पहली क्लास में, जो ये बैलेंस शीट है इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊं, मैं एज एन इन्वेस्टर किस कंपनी में पैसा लगाऊं,
किस कंपनी में क्लास अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो जब तक मैं उस कंपनी के बारे में जानूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, क्लास में उस कंपनी में पैसा कैसे लगा दूंगा। तो इसीलिए क्लास उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जो कंपनी खुद बनाती है और लोगों को देती है कि लो पढ़ लो, समझ लो हमारे बारे में, फिर हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या क्या है? सबसे पहला बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा भी लिख लो नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि वो बैलेंस शीट का ही पार्ट है, इसीलिए क्लास अलग से इसमें नहीं लिखा हुआ, राइट। तो ये 4 आइटम आपने ध्यान रखना है। अब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती क्यों है? जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिससे हमें पता चलता है प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट जिससे एसेट लायबिलिटी का पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपका आखिरी चैप्टर है इस बुक का, जो बताता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। ये सब हम लोग क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है इसे बनाने का? सबसे पहला, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये चीजें हम बनाते हैं तो क्लास हमें पता चलता है क्लास कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, टोटल कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने खर्चे की, कितने कमाई की, कितनी प्रॉपर्टीज आपने खरीदी इस साल। ये सारी की सारी बातें A to Z फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हमको पता चल जाता है इसको बनाने से। दूसरा, टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी, आप कितना मुनाफा कमा रहे हो, आप कितना घाटा झेल रहे हो, ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? आपके पास कितनी नेटवर्थ है, आप नंबर 1 पे हो, नंबर 2 पे हो, नंबर 3 पे हो, आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ये सारी बातें आपको पता चल जाती हैं। टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट है, क्रेडिटर है, डेटर्स है, गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको वो इन्फॉर्मेशन देता है जो कि सफिशिएंट है और दूसरा भरोसेमंद है। ट्रू और फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो क्लास कंपनी कैसी है। मतलब कंपनी के बारे में ट्रू और फेयर व्यू देता है क्लास, यानी कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जनता को नहीं पहुंचाता। इट हेल्प्स इन मेकिंग मैनेजरल डिसीजन। आपको पता है क्लास बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं जो मैनेजर्स लेते हैं, तो उन मैनेजर्स की मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ताकि वो डिसीजंस को ले सकें। कौन से प्रोडक्ट में डिस्काउंट देना है, कौन सा प्रोडक्ट बंद करना है, कौन से प्रोडक्ट में वैरायटी लानी है, किस स्टेट में उसको बेचना है, कहाँ पे क्लास उसको नहीं बेचना, जो भी डिसीजन है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे डिसीजन क्लास उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर लिए जाते हैं। टू प्रोवाइड डेटा फॉर फॉरकास्टिंग, एक बिजनेसमैन को फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजंस पहले ही लेने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग, मतलब भविष्यवाणी करना कि कल को कौन सा माल बना के बेचे ताकि ग्राहक उसे खरीदे, बनाना तो आज ही पड़ेगा उसको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी हेल्प करता है फॉरकास्टिंग करने में कि फ्यूचर रिलेटेड डिसीजंस आज से ही ले सके कि आज हम क्या करेंगे। अब मैगी ने मैगी के पैकेट बना दिए होंगे तब वो आपको बेचेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप दुकान में जाते हो, भैया मेरे लिए एक मैगी मंगा देना, और फिर 10 दिन बाद आते हो, नहीं, आपको दुकान में पहले ही मिलती है। तो दुकानदार, जो मैगी ने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बना के दुकानदार को दे रखा है, तो कुछ तो सोचा होगा ना कितना बिक जाएगा कितना नहीं बिकेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग। कल को मैं आपसे बोला आप कोई चीज बना के बेचो, कितना बेचोगे, कुछ तो अंदाजा लेना पड़ेगा ना। कल को मैं आपको बुक बांटने लगूंगा, अपनी 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 बुक देनी है सारे बच्चों को, तो कितनी बुक प्रिंट करवाऊं, कम पड़ेगी तो भी दिक्कत, ज़्यादा होगा तो मेरा लॉस होगा फाइनेंशियली। तो ये सारी चीज़ें क्लास फॉरकास्टिंग होती है, मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत सारे अजम्पशंस आपको आज ही लेने पड़ते हैं। टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी, फॉलो इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो, अकाउंटिंग करते वक्त ना बहुत सारी पॉलिसीज है जिनको फॉलो किया जाता है, जिनको डिटेल में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये वही कह रहे हैं क्लास कि वो सारे पॉलिसीज को डिस्क्लोज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और इवन क्लास ये ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फर्म जो है कितना एक्चुअल में कमा रही है, फर्म सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, कल को कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कितने साल तक चलेगी, कंपनी के पास कितना पैसा है अपने डे टू डे एक्सपेंस को बियर करने के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा है। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना तो क्लास ये इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। आपने अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए थे तो आप अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो। हालांकि हर साल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो हर साल बनाती है। तो अगर आप बनाओगे तभी तो क्लास अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाओगे। अगर आपने बनाया ही नहीं तो आप कंपेयर किससे करोगे। तो हर साल जब आपका स्कूल में पेपर होता है तो आपके पिछले मार्क्स से कंपेयर किया जाता है कि आप ग्रोथ में जा रहे हो, डाउन में जा रहे हो। ग्रोथ कर रहे हो तो अच्छी बात है, डाउन कर रहे हो तो आपको टाइट लिया जाता है कि भाई क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है तुम्हारा परफॉर्मेंस। तो ये भी क्लास एक कंपैरिजन में भी आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के।
नाउ इस चैप्टर में जो मेन है मुद्दे की बात वो है क्लास हेडिंग सब हेडिंग। इस चैप्टर से बेसिकली वही आता है, हेड सब हेड। तो वो तभी जानोगे जब आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा। अब सबको पता है, अभी तक आपने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा है वो टी फॉर्मेट में देखा है। इधर है क्लास लाइबिलिटी और इधर क्या है क्लास एसेट। अभी तक आपने जो बैलेंस शीट देखी है ना वो टी फॉर्मेट में देखा है, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट। ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना ये फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट ऐसी बनती है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल वर्टिकल बनती है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये है क्लास लाइबिलिटीज, इसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और ये है एसेट्स। तो लाइबिलिटी की टोटलिंग ये रही, एसेट की टोटलिंग 2 साल का, ये 2 साल का बनता है, ठीक है, एक पिछले साल का एक इस साल का, ताकि आप साथ साथ कंपेयर कर सको कि पिछले साल तो जी इतना था, इस साल इतना है, तो बढ़ रहा है घट रहा है, कंपेयर करके सुधार कर सको। तो क्लास ध्यान रखना, जो कंपनी की बैलेंस शीट है, आपने पार्टनरशिप की जो ये मेन है इस चैप्टर का जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बनता है, लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, ठीक है, चाहे वो क्लास मतलब कोई भी कंपनी हो, उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। और ये फॉर्मेट मैं तुम्हें याद करवाने वाला हूँ, कोशिश करूंगा ज़्यादातर आइटम याद करवा दूँ, फिर आगे चल के हेडिंग सब हेडिंग करके खत्म कर देंगे। चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन हाँ अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स भी अच्छे समझ आएगा। अगर ये नहीं आया तो अटक सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक्स है थोड़ा, मतलब कि फॉर्मेट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसी बनती है वर्टिकल में, ये उसका क्लास हेडिंग क्या है, किसके अंदर क्या क्या आता है, ये बेसिक्स है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आओ सबसे पहले क्लास मैं बता दूं आपको, जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है ना वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बनता है। और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल होते हैं क्लास कंपनीज एक्ट में, वो शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में बताया गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा। ध्यान रखना, शेड्यूल 3 और पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट कौन सा है क्लास? 2013, ठीक है। तो ये रहा क्लास एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट खुद बनाया है, इसे आप अच्छे से एकदम दिमाग में सेट करोगे तब मैं क्लास इस फॉर्मेट को बड़ा करने वाला हूँ। मैं तुम्हें कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं दूंगा, क्लास बुक में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट है और बहुत डिटेलिंग है। क्लास मैंने तुम्हें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें दी। देखो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी है, एज एट जो भी डेट है 31 मार्च 2023 या जो भी डेट है, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कंपनी की बैलेंस शीट जब भी बनाई जाती है हम 2 साल का एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले क्लास करेंट ईयर की डिटेल्स, इस साल का और ये पिछले साल का, ताकि आप पहले से इस साल के साथ साथ में सामने सामने कंपैरिजन कर सको और देख सको कि हाँ भाई कहाँ ग्रोथ है कहाँ डाउन है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स डिटेल होता है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल लिखना है तो क्लास हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट। जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, हम शेयर कैपिटल के लिए नोट्स बनाते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। उसी तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स है। तो तुम्हें सबसे पहले जो याद करना है, ध्यान से सुनो, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। इसकी 2 साइड है, पहली साइड का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और दूसरी साइड का नाम है क्लास एसेट, ठीक है। सर पहले भी था, पहले लाइबिलिटी एसेट था, अब लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी में शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। कंपनी का मालिक कौन होता है क्लास? शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर, जिसने अगर मैंने 1 रुपए का शेयर खरीदा है ना तो मैं भी मालिक हूँ, बस मैं बहुत छोटा मालिक हूँ। जिसने 100 करोड़ लगाया वो भी मालिक है, जिसने 100 रुपये लगाया वो भी मालिक है, लेकिन 100 करोड़ वाला बड़ा मालिक है, दुनिया याद रखती है उनको। छोटे छोटे पैसे लगाते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसीलिए बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। और ये हो गया एसेट। एसेट में 2 चीजें हैं, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, इतना याद रखना। लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी। अभी तक आपने ये देखा था लायबिलिटी में नॉन करेंट और करेंट, एसेट में नॉन करेंट और करेंट, ये तो आपको पता है, कोई नई बात तो नहीं बता रहा। एसेट में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये तो आपको पता है। लेकिन लायबिलिटी में 2 चीजें और आ गई, क्योंकि इसमें इक्विटी आ गया, तो इक्विटी में दोनों कंसिडर हो गया, शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, एसेट में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। पहले दिमाग में इतना अच्छे से सेट करो,
उसके बाद मैं तुम्हें एक एक करके डिटेल बताऊंगा। तुम्हें क्लास सिर्फ और सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ, इसमें जितना करा रहा हूँ मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, इतना ही करना है तुम्हें। और किसी ऑथर, किसी वीडियो, कुछ से मतलब नहीं है। मैं जितना फॉर्मेट बता रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ क्लास, और हेडिंग सब हेडिंग जो मैं तुम्हें आगे कराऊंगा, सब उससे बाहर कभी ना आया है ना आएगा। सो चिल मारना, एकदम पहले से दिमाग में सेट करो कि भाई लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 चीजें आती हैं। असेट में 2 मेन हेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। एसेट साइड 2 मेन हेड है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो ये आपको क्लास अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्लास कंपनी की बैलेंस शीट के प्रॉपर फॉर्मेट में और थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं, ठीक है। ये है क्लास कंपनी की बैलेंस शीट। सबसे पहली साइड का नाम आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, और हमने ये पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटी बना दिया है। अगले पेज पे क्लास यहाँ पे एसेट है, ये एसेट। इतना ही क्लास हमें अच्छे से करना है, यानी हमें अच्छे से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बार बार कॉपी पे लिखना है और याद करना है। अगर आपको 60-70% भी बैलेंस शीट याद आ गई ना तो याद रह गई। जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 आइटम। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट में नॉन करेंट असेट, करंट असेट। समझ लो आपको 40% याद हो गया, बाकी 30% यहाँ से कर लो, आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट आपको याद रहेगा कि कैसे बनती है बैलेंस शीट, जो तुम्हें आगे बहुत हेल्प करेगा। चाहे कैश फ्लो हो, चाहे अकाउंटिंग रेशियो हो, चाहे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, सब में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्लास इसके अंदर एक आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आइटम है क्लास नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा आइटम है करेंट लायबिलिटी। दीज 4 आर मेन हेड। ध्यान रखना, हम इसमें बात करेंगे मेन हेड की। ये मेन हेड यानी कि मेन हेडिंग है। कितनी मेन हेडिंग है? 4। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट, चौथा करेंट लायबिलिटी। एसेट साइड भी 2 है क्लास इसी तरीके से, एसेट्स नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट। तो ये भी 2 हेडिंग हो गई, इसको बोलते हैं मेन हेड। तो पूरी बैलेंस शीट में 6 मेन हेड है, 4 लायबिलिटी में, 2 एसेट में। सर ये तो आपने पहले ही करा दिया। हाँ, हमारे दिमाग में पहले सेट हो गया। अब हम मेन हेड के बाद सब हेडिंग पे चलते हैं। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहली चीज शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है क्लास? कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो आपको आज दे दिए, लेकिन ये शेयर्स बन जाएंगे क्लास आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ये कुछ ऐसे कूपन है जो अभी वैलिड नहीं है, लेकिन आगे चल के क्लास ये वैलिड हो जाएगा, आप शॉपिंग कर सकते हो उससे। जैसे मॉल में नहीं मिलता कि मेरे को वाउचर दे रहे हैं 1000 का, हाँ इसकी शॉपिंग आप 15 तारीख से 20 तारीख के बीच कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर डेट पे आप कर सकते हो। उसी तरीके से शेयर वारंट बेसिकली क्या होता है? एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है क्लास, आपको दे दिया जाता है कि भाई ये आपके शेयर्स हैं, लेकिन ये अभी आपके शेयर्स नहीं है, मतलब दे रहे हैं आपको, लेकिन ये बनेंगे आपके 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो आप तब इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जो फ्यूचर में क्लास ये कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, इस तरीके से समझ लो। तो ये 3 चीजें शेयर होल्डर फंड में आता है। तो मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। सब हेड है क्लास ये 3 चीजें। अब शेयर कैपिटल में 2 तरह के शेयर्स आते हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हो सके ना कॉपी में इसी तरीके से बनाना, अच्छे से इसी तरीके से क्लास, थोड़ा स्पेस छोड़ के बनाना, बहुत मजा आएगा। अब देखो टाइम तो लगता ही है बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करने में, बट तुम्हें आगे सीए है, बीकॉम है, इन रियल लाइफ में इसके बिना तो नहीं बात बनेगी। आप 1 पैसा नहीं कमा सकते इस बैलेंस शीट को बिना याद करे। शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं ना। तो शेयर कैपिटल के अंदर 2 तरह के शेयर कैपिटल आ गया, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है ये 4 आइटम, ये 3 आइटम, ये ध्यान रख लिया। फिर जो सबसे पहला हेडिंग है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट। 3 चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट। शेयर वारंट ना के बराबर यूज होगा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 99% केसेस में यूज होगा। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस अगर तुम सुना दोगे ना किसी को तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है। वारंट जनरली नहीं आता, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, अगर माइनस में चला गया तो नेट लॉस। तो देखो नेट लॉस की जगह है ही नहीं बैलेंस शीट में कहीं भी, तो इसे क्लास यहीं से माइनस करके दिखाया जाता है। जब कंपनीज एक्ट बनाया गया, सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 में जब ये फॉर्मेट बनाया गया ना, इसमें नेट लॉस की जगह ही नहीं छोड़ी कहीं पे। लॉस कहाँ से दिखाएंगे? पहले लॉस एसेट साइड दिखाते थे, अब कहाँ दिखाएंगे? 2013 के बाद से। तो इसे क्लास इसी सरप्लस से माइनस फिगर में दिखा दिया। लाइक प्रॉफिट होगा तो +5 लाख, लॉस हो गया तो -5 लाख।
और रिजर्व मतलब एनी टाइप ऑफ रिजर्व, किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व जिसके नाम के आगे रिजर्व आ जाए ना, वो सब इसी के अंदर आएगा। तो कल को क्वेश्चन पूछेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मेन हेड क्या है, सब हेड क्या है? तो सब हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। मैं आगे कई क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के, डोंट वरी, बस अभी तो हम ऊपर ऊपर से बैलेंस शीट देख रहे हैं पूरा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें आती हैं, क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसमें कुछ नहीं आता। रिजर्व में हर तरह का रिजर्व आता है। सरप्लस का मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, प्लस में आया तो नेट प्रॉफिट, माइनस में आया तो नेट लॉस। और शेयर कैपिटल में दो तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नाउ सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड जो है वो है, अच्छा, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट बेसिकली क्या है कि आपने शेयर इशू कर दिया लेकिन अभी एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट पेंडिंग है। मतलब मान लो कि आपने 15 मार्च को शेयर इशू किया, अलॉट एक महीने बाद करने वाले हो, तो ईयर कब खत्म हो गया? 31 मार्च को। तो आज तो आपने पैसा ले लिया पब्लिक से, बट अलॉट करोगे आप 15 अप्रैल को जो अगले साल में आता है, तो उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया है लेकिन अलॉटमेंट आपका जो है वो पेंडिंग है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बट अलॉटमेंट क्या है क्लास? पेंडिंग है। थर्ड है नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ क्या है? करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? पहला 4 आइटम आते हैं, आप याद करना, तोड़ तोड़ के याद करना। पहले शेयर होल्डर फंड याद करना, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी याद करना, फिर करेंट लायबिलिटी याद करना, फिर चारों को मिला के इकट्ठा लिखना। मेहनत लगेगी आपको, 1 घंटा लगेगा लिखने में, लेकिन हाँ ये ऐसा याद होगा ये तुम्हारा लाइफ टाइम तक काम आएगा। इसके बिना तो हिलेगा भी नहीं क्लास, जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकते। जब तक बैलेंस शीट कंपनी की पढ़ना जानोगे नहीं, कैसे काम चलेगा? जब तक किसी मैकेनिक को गाड़ी के सारे पार्ट के नाम नहीं पता होंगे तो वो गाड़ी रिपेयर कैसे कर पाएगा? खुद सोचो। तो ये पार्ट के नाम है, ये सब याद होना चाहिए। अब जो नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहला क्या है क्लास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए जो आपने उधार लिया है। दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये आता ही नहीं पेपर में, ना आएगा। तीसरा है क्लास, सिलेबस से बाहर है। तीसरा है क्लास अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में था तो मैंने कहा चलो एक फॉर्मेट में है तो ठीक है, थोड़ा समझा देंगे। आएगा तो है नहीं, बट नॉलेज के लिए पता रहेगा आपको। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहली चीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका क्या हो गया क्लास? उसके अंदर कई सारी चीजें आती है, लाइक डिबेंचर्स हो गया, टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लोन हो गए। सारी चीजें किसके अंदर है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो कल को आपसे पूछेगा मुझे बताओ डिबेंचर्स का मेन हेड क्या है, सब हेड क्या है? तो सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और मेन हेड क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बेसिकली होता क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है? डेफर्ड टैक्स, देखो दो इनकम होती है, एक होता है एआई अकाउंटिंग इनकम, दूसरा होता है टीआई टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो तुमने इनकम कैलकुलेट की है। और टैक्सेबल इनकम क्या होता है क्लास? इनकम टैक्स वालों ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लगाकर आपकी जो इनकम उन्होंने कैलकुलेट करी है। दोनों में कैलकुलेट करने लोग अलग अलग हैं, मेथड पॉलिसी अलग अलग है, ठीक है। इस हिसाब से दोनों इनकम अलग अलग आती है। तो अगर आपका अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, आपकी जो अकाउंटिंग कर रहे हो आप उसकी इनकम ज़्यादा है, तो ये पैसा बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर अकाउंटिंग इनकम कम है तो ये पैसा बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। इससे ज़्यादा क्लास आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में कुछ भी सिलेबस का पोर्शन नहीं है, इवन आप ये भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो इसमें कवर नहीं हुआ वो सारी लायबिलिटी, जैसे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड पेबल, लेकिन ये सेटल 12 महीने बाद होंगे। तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो 12 महीने बाद सेटल होने वाला है और जो ऊपर कवर नहीं हुआ वो आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय के लिए आपने कोई प्रोविजन अगर बनाया हुआ है तो वो कवर होता है क्लास किसके अंदर? मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके अंदर क्लास कवर हो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 4 आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये याद रखना है। फिर आता है क्लास हमारा करंट लायबिलिटी, इसके अंदर भी 4 चीजें हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये तोड़ तोड़ के पहले इतना फिर इतना फिर इतना याद करना है आपको, टाइम कितना भी लगे, लेकिन अगर आपने ये याद कर लिया तो इट मीन्स आपके बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको आगे आने वाले चैप्टर में COET में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो
तो ये जो करंट लायबिलिटी है उसके अंदर क्या क्या आता है क्लास, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर शॉर्ट टर्म लोन, आपने जो लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लॉन्ग टर्म लोन आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में शॉर्ट टर्म लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ठीक है, बैंकों से जो क्लास आपने उधार लिया शॉर्ट टर्म के लिए, कैश क्रेडिट या अदर शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आता है क्लास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती हैं क्लास, क्रेडिटर्स जिन लोगों से आपने उधार खरीदा, प्लस बिल्स पेबल। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका या लिख लेना वीडियो पॉज करके। ट्रेड पेबल के अंदर दो बातें आती हैं क्लास, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल इन दोनों का जो सब हेड है वो है ट्रेड पेबल, और मेन हेड क्या है क्लास, करंट लायबिलिटी। हेडिंग सब हेडिंग आपने नोट मेकिंग में पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर ना, मेन हेड उसके नीचे जो आया वो सब हेड, तो मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटी, फिर नीचे क्या आया, ट्रेड पेबल, फिर उसके अंदर क्या है क्लास आपका, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी, बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटी बच गई, लाइक अनपेड डिविडेंड हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, जो कॉल्स इन एडवांस है ना, जो कॉल मंगवाई नहीं है उससे भी उसका पैसा भी मिल गया शेयर होल्डर से, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, तो वो सब आ गया अदर करंट लायबिलिटी। और लास्ट है क्लास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉयज के लिए उनके फायदे के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो सब का क्लास आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। तो ये किसके अंदर क्या क्या आता है, ये मैक्सिमम है जो बता रहा हूँ क्लास, इतना जरूर जरूर करके जाना। बाकी मैं हेडिंग सब हेडिंग की जो क्वेश्चन कराऊंगा ना क्लास एग्जामिनेशन में, उससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। थोड़ा लग रहा होगा अजीब है, अटपटा है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट क्लास कंपनी की बैलेंस शीट है बहुत खतरनाक, सच में मैंने बहुत सिंपली करके ही आपको बताया है कि एटलीस्ट आप इतना तो लर्न करो अच्छे से। एसेट साइड की बात करें, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट मेन हेड हो गया, अब आते हैं सब हेड पे। नॉन करेंट एसेट के अंदर पहली चीज है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास चेंज हुआ था, रूल चेंज हुआ था, उसके बाद इसको फिक्स एसेट हटा के इसका नाम कर दिया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, फिर आता है इंटेंजिबल एसेट। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये सब आएगा क्लास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। इंटेंजिबल के अंदर क्लास क्या क्या आएगा, गुडविल, माइनिंग राइट, माइनिंग राइट्स, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, लाइसेंस, ठीक है, ट्रेडमार्क, तो ऐसे बहुत सारे इंटेंजिबल्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। टेंजिबल भी आ गया यहाँ पे, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर आ गया टेंजिबल्स, ठीक है, जो भी टेंजिबल है, ये आ गया इंटेंजिबल। फिर एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी फिक्स असेट अगर अधूरा है, काम चल रहा है, मशीन, बिल्डिंग, इस पे काम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, जो भी इंटेंजिबल्स अगर बन रहा है, लाइक वेबसाइट वगैरह बन रही है, तो वो चीज क्या होती है क्लास, आधा अधूरा है, पूरी वेबसाइट नहीं बनी, आधा अधूरा बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो मेरी बात ध्यान समझना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली टेंजिबल्स के लिए है, फिक्स एसेट के लिए है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बेसिकली किसके लिए है क्लास, इंटेंजिबल्स के लिए, ओके। बी इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो बी है वो है क्लास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करी लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर सी है डेफर्ड टैक्स एसेट, मैंने कहा था अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से तो डेफर्ड टैक्स एसेट, बट आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, या आपने लोन किसी को दिया है, कैपिटल एडवांस बोलते हैं इसको, आपने किसी को लोन दिया, लोन लायबिलिटी में है, लेकिन लोन किसी को दिया तो एसेट है। और आ गया क्लास अदर नॉन करेंट एसेट लाइक लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर, तो डेटर से पैसा 12 महीने के बाद अगर मिलना है तो फिर वो किसके अंदर आएगा, नॉन करेंट एसेट के अंदर आ जाएगा। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो ले लिया कंपनी से, वो मिलने वाला है आपको, तो वो सारी चीजें क्लास किसके अंदर आएंगे, अदर करेंट एसेट के अंदर, अदर नॉन करेंट एसेट। अब आते हैं करंट एसेट के अंदर, तो करंट एसेट के अंदर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जनरली ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 90 डेज के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 90 दिन के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, या इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री के अंदर आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री के अंदर आएगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर क्लास क्या 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 आता है? लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट, तो ये सब चीजें क्लास किसके अंदर आता है? इन्वेंट्री के अंदर आता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है डेटर और बिल रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल के अंदर आता है क्रेडिटर और बिल पेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। फिर तो हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंस इसके अंदर आता है। शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने किसी को दिया है तो, और अदर करंट असेट लाइक प्रीपेड, इन प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है या अक्रूड इनकम है, वो सब क्लास किसके अंदर आता है? अदर करंट असेट के अंदर। तो ये होगी क्लास बैलेंस शीट। एक ओवरऑल बैलेंस शीट का नक्शा हमारे मन में आ गया। लाइबिलिटी, एसेट, लाइबिलिटी में 4 मेन हेडिंग, एसेट में 2 मेन हेडिंग, और उसके अंदर अंदर की बातें। एसेट के अंदर क्लास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल, फिर जी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर आधा अधूरा बनाए तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल आधा अधूरा बनाए तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, देन लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट, फिर देन करंट एसेट, और उसके अंदर के 6 आइटम। तो आपको इसे कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स आप इसे लर्न कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा रट्टा मार लो, बट अगर 60-70% भी आप इसे याद कर लोगे ना, तो भी एटलीस्ट मेन मेन हेड भी अगर आप याद कर लोगे तो भी तुम्हें आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आगे चल के हम इसके अंदर पढ़ेंगे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट हाँ, ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का ही पेपर में आता है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। यहाँ तक आपको चैप्टर पूरा याद करके आना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लर्न करके आना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। अगली क्लास में हम लोग हेडिंग, सब हेडिंग की क्लास, अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको करीब 30-35 हेडिंग, सब हेडिंग बना के दे दूंगा, क्लास में समझा दूंगा, याद करा दूंगा। आप उतना कर लेना, मोर देन इनफ है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। और इस फिर चैप्टर को थोड़ी बहुत थ्योरी और है इसमें, पढ़ के खत्म कर देंगे। इसी तरीके से चैप्टर 2 खत्म करेंगे, और देन क्लास चैप्टर 3, 4, 5 20 डेज में हम पूरे 5 चैप्टर खत्म कर देंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना। वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हैं शुरू के 2, बड़े अजीब से, बोरिंग से, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।